गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय राज्य की बात करेंगे। भारतीय राज्य पर आज का हमारा ये वीडियो सेशन पार्ट 2 होगा। इसके पिछले वाले भाग में हम लोगों ने असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जहां से मैंने पहले ड्रॉप किया था वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज कुछ राज्यों के जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, उनके यूनिक फीचर्स हैं, उनके जो टूरिस्ट स्पॉट है, मेन टूरिस्ट स्पॉट ही ज्यादातर पूछा जाता है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सेशन सभी तरह के जीके के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड से। आज का हमारा जो फर्स्ट जो स्टेट होगा वो नागालैंड होगा। पहले कुछ कुछ आसान बात भी कभी कभी मुश्किल बन जाती है अगर हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो पहले इसका राजधानी जान लेते हैं। इसका जो राजधानी है वो आप जानते हैं, इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, और इसकी जो राजभाषा है, जो स्टेट लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी जो राजभाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी राजधानी कोहिमा है, राजभाषा इंग्लिश है। लेकिन सबसे बड़ी जो शहर है, इसकी सबसे बड़ा जो शहर है वो कोहिमा नहीं है। सबसे बड़ा इसका जो शहर है ना वो है दीमापुर। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है दीमापुर। ये तो एक बेसिक बात हो गई। अब हम चलते हैं कुछ आगे की बात को लेकर के। देखिए, नागालैंड के जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज ईसाई धर्म अपना चुका है। मतलब ईसाई जो है वो भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर ईसाई बहुल संख्या में है। आप इसको ऐसे मानिए, टोटल जनसंख्या के, आप ऐसे समझिए, टोटल जनसंख्या के प्रतिशत में अगर लेते हैं तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है, अगर सर्वाधिक प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, ईसाइयों की सर्वाधिक प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नागालैंड में ईसाई है टोटल जनसंख्या के हिसाब से। यदि प्रतिशत अगर ईसाई की जनसंख्या के अगर हम प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो सबसे अधिक प्रतिशत नागालैंड में है। इसके बाद की जो स्टेट है वो है आपके मिजोरम और मेघालय। मिजोरम और मेघालय, ये 3 स्टेट ऐसे स्टेट है जहां पर जो मतलब ईसाई की संख्या जो है वो मतलब कि बहुत ही मतलब कि सुपर मेजोरिटी में है। इन 3 स्टेट में ना ये सुपर मेजोरिटी में ईसाई की जनसंख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत के 3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, जहां पर ईसाई जो है ना वो सुपर मेजोरिटी में है। लेकिन यदि एब्सोल्यूट नंबर देखा जाए, यदि संख्या के हिसाब से, ये तो प्रतिशत वाली बात हो गई, ये तो प्रतिशत वाली बात हो गई कि नागालैंड की 85% से ज्यादा जनसंख्या, ठीक है ना, ईसाई धर्म को फॉलो करती है। इसी तरह से मिजोरम की भी यही हाल, 85% इनकी जनसंख्या जो है वो ईसाई धर्म फॉलो करती है। मेघालय में लगभग 76% जनसंख्या जो है वो ईसाई धर्म को फॉलो करती है। तो इस सुपर मेजोरिटी में इन स्टेट्स में ईसाई की संख्या है। लेकिन यदि हम अगर कुल नंबर, कुल संख्या में देखें तो कुल संख्या के मामलों में ठीक है ना, सबसे ज्यादा ईसाई जो है वो केरल राज्य में है ना। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो केरल में सबसे ज्यादा ईसाई है। चलिए, ये तो ईसाई वाली बात हो गई। अब हम कुछ और बातें लेते हैं नागालैंड के बारे में, जो इसके बारे में यूनिक बातें हैं। देखिए, सारामती, ठीक है ना, सारामती जो है वो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। उसके पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो सारामती है। सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है सारामती, सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है ना, जो कि, ठीक है ना, नागालैंड को म्यांमार से अलग करती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि नागालैंड और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक एक बाउंड्री है और उसका नाम है सारामती, ठीक है ना, जो कि नागालैंड को म्यांमार से अलग करती है। चलिए, नागालैंड में आज भी जो खेती होती है ना वो झूम की खेती होती है। देखिए, झूम की खेती का मतलब क्या होता है कि ये खेती करते हैं, फिर वहां की जब भूमि अनुर्वरक हो जाती है, फर्टिलाइजिंग अपना वो उर्वरकता जब खत्म हो जाती है तो यहाँ के फसल को जला करके फिर ये आगे बढ़ते हैं। स्लैश एंड बर्न, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो नागालैंड की जो कृषि प्रणाली है, आप ऐसे समझिए, नागालैंड की जो कृषि पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? जो कृषि पद्धति है ना वो झूम की खेती है ना। इसे आप पढ़ेंगे
झूम की खेती ये करते हैं, यही इनकी कृषि प्रणाली है। चलिए अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं कि नागालैंड के टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन है, पर्यटक स्थल। अब हम नागालैंड के कुछ पर्यटक स्थल देखते हैं। चलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है इटांगकी, आप ऐसे समझिए इटांगकी राष्ट्रीय पार्क। इटांगकी राष्ट्रीय पार्क जो है वो नागालैंड में है और ये देखने लायक है, बेहद खूबसूरत है। इसके बाद डुचको वैली, इसके बाद डुचको घाटी है ना, ये है नागालैंड के प्रमुख पर्यटक स्थल। चलिए पर्यटन विभाग द्वारा वहां पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल, ठीक है ना। हॉर्नबिल आप ऐसे समझिए, हॉर्नबिल है ना एक वार्षिक उत्सव है ना, एक वार्षिक उत्सव है। हॉर्नबिल एक वार्षिक उत्सव है, जो है ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, सरकार द्वारा है ना, सरकार द्वारा मनाया जाता है, सरकार द्वारा मनाया जाता है। चलिए तो ये है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का संबंध किससे है, नागालैंड से है, नागालैंड के पर्यटन से है। तो इटांगकी राष्ट्रीय पार्क और डुचको जो घाटी है, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं जो कि वो पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। चलिए हम लोग अब नागालैंड के बाद हम आगे बढ़ते सिक्किम। हमारा अगला जो स्टेट होगा वो होगा सिक्किम। अब हम लोग सिक्किम की ओर मूव करते हैं। देखिए सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक, इसकी जो राजधानी है वो है गंगटोक। इसकी भाषा क्या है, सिक्किम की भाषा क्या है, देखिए इनकी भाषा है नेपाली, ठीक है ना, लेप्चा और भोटिया। ये देखिए ये भाषा का भी नाम है, ठीक है ना, ये जो तीन है ना ये भाषा का भी नाम है और ये आदिवासी समूह का भी नाम है, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो भाषा है जाति के नाम से ही भाषा का नाम है। नेपाली नेपाली बोलेंगे, लेप्चा जो जनजाति है, जो ट्राइब है वो लेप्चा भाषा बोलेंगे, और भोटिया जो भोटिया है। तो अधिकांश तो जो सिक्किम की जो जनसंख्या है इन्हीं लोगों के समूह से बना हुआ है। तो इनकी जो मुख्य भाषा है वो नेपाली है, लेप्चा और भोटिया है। चलिए अब सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे बड़ा बात क्या है कि आज सिक्किम ये एक ऐसा राज्य बन गया है जो कि अब केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भारत का पूर्ण जैविक राज्य, भारत का है ना पूर्ण जैविक राज्य आज के डेट में कौन है, तो वह है सिक्किम। सिक्किम को ना ये पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि आज यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर जैसे चीज इस्तेमाल नहीं होते हैं। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा जो कि दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है। तो कंचन आप ऐसे समझिए, कंचनजंगा, ठीक है ना, जो कि दुनिया की सबसे तीसरी, ठीक है ना, ऊंची चोटी है। आज ये कहां पर है, तो आज ये सिक्किम में है, ठीक है ना, ये कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए सिक्किम जो है देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य, यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वह है सिक्किम। आप ऐसे समझिए वह है सिक्किम। हाँ, और बात हम लोग आगे फिर लेके चलेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जो राज्य है वो भी सिक्किम है। तो जनसंख्या के हिसाब से तो ये सबसे छोटा है ही, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ये स्टेट है। जो पहला स्थान है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहा जाए तो सबसे पहला जो स्थान है वो किसका है, गोवा का। यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है। दूसरा जो सबसे छोटा है वह है सिक्किम, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम सर्वाधिक छोटा स्टेट है। चलिए अब यहां पर हम आते हैं, बात को आगे लेके चलते। देखिए तीस्ता सिक्किम की मुख्य नदी है, ठीक है ना, तीस्ता सिक्किम की
मुख्य नदी है। सिक्किम किसको ना जीवन रेखा कहा जाता है, सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। तीस्ता क्या है, नदी का नाम है, इसको आप ऐसे कुछ और नहीं समझे, तीस्ता एक नदी है। ठीक है ना। इसको माना जाता है कि ये सिक्किम का ये जीवन रेखा है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब देखते हैं कि मेरे इसमें टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन है, कौन कौन से ये जो पर्यटन स्थल है इसके सिक्किम के हैं। चलिए कुछ पर्यटन स्थल में देख लेते हैं, इसके पर्यटन स्थल कौन कौन है। देखिए सबसे पहला पर्यटन स्थल इसका है रूमटेक, रूमटेक मठ। चलिए इसके बाद है टेमिटी, टेमिटी गार्डन, सिक्किम के ये प्रमुख ये टूरिस्ट स्पॉट है। इसके बाद वहां पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा पहाड़ का भी नाम है ना, चोटी का भी नाम है, और कंचनजंगा वहां का राष्ट्रीय पार्क का भी नाम है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क का नाम है वहां पर। ठीक है। और एक और है झील का नाम है गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर जो झील है ये देखने लायक है। तो चलिए ये जो है यहां पर ये जो मेन ये पर्यटन स्थल है, ठीक है ना, रूमटेक मठ है, टेमिटी गार्डन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसी नाम से पहाड़ का भी नाम है, पहाड़ की चोटी का भी नाम है, और इसी नाम से राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है। और गुरु डोंगमर जो झील है वो सिक्किम में है। चलिए सिक्किम से संबंधित एक बात और है कि सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देयर इज नो रेलवे स्टेशन इन सिक्किम। ठीक है ना। सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। चलिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जीएस के व्यू से, हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला जो स्टेट होगा, अभी पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग घूम रहे हैं, वह है त्रिपुरा। वह त्रिपुरा। चलिए देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी जो है वो क्या है। त्रिपुरा की जो राजधानी है वह है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो है अगरतला। चलिए तो आप समझ रहे हैं भाषा क्या है इसका, इसका मेन भाषा भी देखा जाए। ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग टाइप से ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो बांग्ला इसका तो मेन भाषा जो है वो बांग्ला है। ठीक है ना। और एक भाषा का नाम है कोकबोरोक। कोकबोरोक जो है एक और भी भाषा है जो कि वहां के जनजाति इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत के दौरान। चलिए राष्ट्रीय परियोजना के तहत है ना, राष्ट्रीय परियोजना के तहत आप ऐसे समझें, राष्ट्रीय परियोजना के तहत, ठीक है ना, अगरतला तक, ठीक है ना। चलिए रेल मार्ग पहुंचाने का काम हो चुका है, रेल मार्ग पहुंचाने का कार्य हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन है, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। चलिए तो त्रिपुरा के मेन पर्यटक स्थल में हम आते हैं तो एक पहले नेशनल पार्क को देखते हैं। सारे नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में, ये दिमाग में रखना होगा। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ठीक है ना, बोटेनिकल गार्डन, इनसे काफी सवाल एकदम आना ही आना है। ठीक है ना। और ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि मतलब आम लोग इसको गलती करते हैं। चलिए तो बाइसोन नेशनल पार्क, पहला तो इसका जो बाइसोन है ना, जंगली भैंस को कहते हैं, बाइसोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है त्रिपुरा में। चलिए इसके अलावा त्रिपुरा में और क्या क्या है थोड़ा सा और देखा जाए तो त्रिपुरा में है उज्जैन महल। ठीक है ना। उज्जैन महल ये क्या है, नाम से तो महल है, ये उज्जैन महल है क्या, पहले इस महल को देखा जाए। उज्जैन महल ये पूर्वोत्तर राज्यों का, पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य है, तो पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे बड़ा म्यूजियम है ना। ये पूर्वोत्तर आप ऐसे समझिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का में यह सबसे बड़ा म्यूजियम का नाम है। ये सबसे बड़ा म्यूजियम है, ये कोई महल नहीं है, म्यूजियम है, नाम है उज्जैन महल। चलिए इसके बाद चलिए देखिए त्रिपुरा में भी एक शहर का नाम है उदयपुर, वहां पर एक है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। ठीक
ठीक है ना। ये मंदिर कहां पर है, तो ये मंदिर जो है वो त्रिपुरा के उदयपुर शहर, एक उदयपुर शहर जो है ना, आप ऐसे समझिए कि वो राजस्थान में भी है, ठीक है ना। ये त्रिपुरा के उदयपुर शहर में स्थित है और ये एक रमणीक जगह है, देखने लायक जगह है। सालों भर यहाँ पर भीड़ लगे रहते हैं, है ना। नवरात्र में यहाँ पर जबरदस्त भीड़ होते हैं। तो त्रिपुरा के उदयपुर शहर में स्थित है ना, यह है। ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये त्रिपुरा में भी एक शहर का नाम है उदयपुर। चलिए हम लोग आगे चलते। ऊनाकोटी, ऊनाकोटी एक अगला हमारा टूरिस्ट स्पॉट है। ऊनाकोटी क्या है ना, एक हिल स्टेशन है, एक है ना, ए स्मॉल हिल स्टेशन। आप ऐसे समझिए, ए स्मॉल हिल स्टेशन का नाम है ऊनाकोटी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये फेमस है ना जलप्रपात के लिए, है ना। यह प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है किस बात के लिए, यह प्रसिद्ध है जलप्रपातों के लिए। यहाँ पर काफी जलप्रपात मिलेंगे एवं, ठीक है ना, पत्थर पर की गई नक्काशी के लिए इसको कहते हैं रॉक, इंग्लिश में लिखते हैं, और रॉक कार्विंग्स, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं रॉक कार्विंग्स। पत्थर पर की गई नक्काशी के लिए ये ऊनाकोटी जगह फेमस है। चलिए इसके अलावा यहाँ और जो देखने लायक जो जगह का नाम है वो है आपका जम्पुई पहाड़ी, जम्पुई पहाड़ी, ठीक है ना। त्रिपुरा, आप ऐसे समझिए त्रिपुरा विधानसभा, ठीक है ना। तो ये मतलब मेन ये सब ये जो भी जगह है ये त्रिपुरा के ना ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट है गोवा। चलिए गोवा की राजधानी क्या है, पहले राजधानी को चेक कर लेते एक बार। तो इसका राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है गोवा। चलिए भाषा यहाँ का क्या है, पहले तो राजभाषा पहले देख लेते हैं। यहाँ का जो राजभाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है कोंकणी, और दूसरा है इसका जो है मराठी। इसका अन्य जो भाषा है वो है मराठी, लेकिन जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है कोंकणी। चलिए अभी बात हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट, सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। चलिए लेकिन हाँ गोवा के साथ कुछ और भी अच्छी बातें हैं। देखिए पहले तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन क्या हुआ कि 19 दिसंबर, आप ऐसे समझिए 1961 ईस्वी को, ठीक है ना, ऑपरेशन विजय चलाया गया वहां पर, ठीक है ना। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जो कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक है ना, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। यानी कि आप ऐसे समझिए कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में भी जाने वाले पुर्तगाली ही थे, आप ऐसे समझिए। चलिए देखिए एक नदी है तेरेखोल, चूंकि देखिए गोवा जो है वो गोवा और महाराष्ट्र बहुत करीब में है, ठीक है ना। लेकिन जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करने वाली नदी का नाम है, महाराष्ट्र से अलग करने वाली जो नदी है उसका नाम है तोरेखोल। तोरेखोल नदी जो क्या करती है, आप ऐसे समझिए, ये जो तेरेखोल, जो इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लिया जाए, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। चलिए तो नदी का नाम है तेरेखोल, ठीक है ना, नदी का नाम है तेरेखोल। नदी क्या करती है, ये गोवा को, ठीक है ना, ये गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। तेरेखोल नदी क्या करती है, गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। चलिए अन्य प्रमुख नदी में देख लेते हैं। अन्य प्रमुख नदी में कौन कौन सी नदी है भाई जो गोवा में बहती है, तो अभी बात हुआ है मांडवी नदी। देखिए मांडवी नदी के किनारे आपका गोवा का राजधानी पणजी है, आप ऐसे समझिए। एक और नदी है जो कि इंपॉर्टेंट नदी है गोवा के लिए, और वो नदी का नाम है जुआरी। देखिए प्रति व्यक्ति आय, हम आगे बात को लेके चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के मामलों में, आय के
मामलों में गोवा प्रथम स्थान रखता है। गोवा का कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है। अगर प्रति व्यक्ति आय के मामलों में देखा जाए तो गोवा जो है वो भारत का सबसे धनी राज्य है। चलिए, लेकिन गोवा का जो जुडिशियरी है ना, गोवा का जो न्यायालय का मामला है वो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। ठीक है ना, गोवा मुंबई, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए, अब आगे कुछ और देख लिया जाए। देखिए, मारमू गांव है ना, गोवा का प्रमुख बंदरगाह है। गोवा का प्रमुख बंदरगाह है ना, जहां से लौह अयस्क, आप ऐसा समझिए कि देश का अगर लौह अयस्क अगर निर्यात होता है तो वो कौन सा बंदरगाह से निर्यात होता है? वो मारमू गांव से निर्यात होता है। मारमू गांव को कहा ही जाता है, ठीक है ना, आयरन और एक्सपोर्टिंग, आप ऐसा समझिए इसको कहा ही जाता है आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, इसका नाम ही है ना। इस बंदरगाह से तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन देश में जो सबसे ज्यादा आयरन जो निर्यात किया जाता है, आयरन और निर्यात किया जाता है, वो मारमू गांव गोवा के बंदरगाह से। तो मारमू गांव गोवा का प्रमुख बंदरगाह है जहां से लौह अयस्क निर्यात होते हैं, चलिए, देखिए, गोवा में जो हवाई अड्डा कहाँ है? चलिए, गोवा का हवाई अड्डा जो है ना, वो नाम है डबोलीम में स्थित है। गोवा का हवाई अड्डा जो है वो डबोलीम में स्थित है। चलिए, इसके और टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन है? गोवा, देखिए, गोवा अपने है ना समुद्र के जो बीच होते हैं, समुद्र के जो तट होते हैं ना, इसके लिए वो फेमस है। गोवा मतलब समझिए कि ये भारत का वैसा राज्य है जहां पर सालों भर में मतलब सर्वाधिक संख्या में सैलानी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। देखते हैं कि गोवा में कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है। चलिए, तो मतलब मीरामार बीच, आप ऐसे समझिए। कोलाबा, मतलब देखिए, इस यहाँ पर बीचों की कमी नहीं है। बीच मतलब तट, बीच का मतलब आप समझिए तट, कोलाबा तट, ठीक है ना। मीरामार बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पालोलेम बीच है ना, पालोलेम बीच, ये सब क्या है? ये सब समुद्र के किनारे हैं, जो कि मतलब बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना। इसके लिए लाखों लोग प्रत्येक साल गोवा को विजिट करते हैं। चलिए, देखते हैं हरवालेम जलप्रपात, ये कहां पर है? गोवा में है। ये सब हमें जानकारी रखना है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बेसिलिका ऑफ, ठीक है ना, बॉम जेसस, ये चर्च है, ठीक है ना, ये चर्च है, बहुत फेमस चर्च है ना, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, और ये कहां पर है? ये गोवा में है। चलिए, इसके अतिरिक्त शांता दुर्गा मंदिर, अगर मंदिर की बात किया जाए तो शांता दुर्गा मंदिर, ठीक है ना, और श्री कामाजी मंदिर, ये कहां पर है? तो ये दोनों जो है, ये मंदिर जो है, वो दोनों गोवा में है। तो ये गोवा के मेन जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स है। चलिए, अब हम लोग आगे बात को लेकर चलते। हमारा नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो होगा कर्नाटक। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो होगा कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक का जो राजधानी है आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलोर है। चलिए, भाषा क्या है इसका भाषा जो है वो कन्नड़ है। कर्नाटक का भाषा जो है वो क्या है? कन्नड़ है। चलिए, कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। कर्नाटक को एक राज्य, ठीक है ना, कई दुनिया, एक राज्य कई दुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको थोड़ा समझा जाए, ठीक है ना। इसको नाम दिया गया है, कर्नाटक को एक राज्य है लेकिन उसमें कई दुनिया है, मतलब ये बहुत यूनिक स्टेट है। कर्नाटक को एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। कर्नाटक को एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाना जाता है। चलिए, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है? थोड़ा सा इसको भी देखते हैं।
कर्नाटक की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है मुल्लाया, ठीक है ना, मुल्लायनगिरी। पूरा आप ऐसा समझते थे, मुल्लायनगिरी, ठीक है ना। ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। चलिए देखिए, कर्नाटक जो है आप ऐसे समझिए, वो कॉफी उत्पादन और कच्चे रेशम के उत्पादन में, ठीक है ना, कच्चे रेशम के उत्पादन में ना नंबर 1 स्टेट है ना, नंबर 1 स्टेट है। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं कर्नाटक से संबंधित। कर्नाटक के शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। मतलब कि देश का जो पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, ये सन 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। तो कर्नाटक के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट क्या है, राज्य, मतलब राज्य का मतलब कर्नाटक, ठीक है ना। राज्य के शिव समुद्रम में एशिया का, भारत का ही नहीं था ना, ठीक है ना, एशिया का वो पहला था, एशिया का पहला जल विद्युत, ठीक है ना, संयंत्र स्थापित किया गया था। चलिए थोड़ा सा इसका टूरिस्ट स्पॉट्स देखते हैं। इसके टूरिस्ट स्पॉट्स क्या क्या है, पर्यटन स्थल इसके क्या क्या है, इसका मेन टूरिस्ट मतलब क्या चार्मिंग चीजें हैं। देखिए होम स्टे, ठीक है ना, होम स्टे क्या है पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। होम स्टे एक अवधारणा है, ठीक है ना। होम स्टे क्या एक अवधारणा है, और इसको मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है ना, कर्नाटका में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। होम स्टे नामक अवधारणा एक अवधारणा है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना, का प्रयोग पर्यटन को बढ़ावा देने के से है, ठीक है ना, का प्रयोग पर्यटन को बढ़ावा देने से है। चलिए ये तो हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि कर्नाटक में घूमने लायक जगह कौन कौन से हैं। चलिए गोमतेश्वर की प्रतिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए, इसके लिए कर्नाटक जाना जाता है। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो ये मोनोलिथिक एक चट्टान से ये बना हुआ भारत का सबसे ऊंची प्रतिमा है। गोमतेश्वर की प्रतिमा सबसे ना मोनोलिथिक ना, द टॉलेस्ट, इसको आप इंग्लिश में ऐसे समझे, द टॉलेस्ट मोनोलिथिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन इंडिया है ये, इसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, ठीक है ना। गोमतेश्वर की प्रतिमा एक मतलब एक पत्थर की बनी हुई सबसे ऊंची ये प्रतिमा है भारत के अंदर। ये टॉलेस्ट है ना, ये टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो कि कहां पर है ना, ये गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जैन धर्म से संबंधित है। ये सरवन बेलगोला में है, ये कर्नाटक के सरवन बेलगोला नामक स्थान पर है। चलिए हम लोग कुछ और टूरिस्ट स्पॉट देखते हैं। चलिए मैसूर का वृंदावन है ना, मैसूर का वृंदावन गार्डन, ठीक है ना, ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टूरिस्ट स्पॉट है। देखिए कुछ हमारे जो स्मारक है, पुराने स्मारक है, हम्फी, ये तो सब यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल है। हम्फी, बादामी, पटडक्कल, ठीक है ना, के स्मारक जो हैं ये बहुत ही दर्शनीय स्थान है, देखने लायक स्थान है। इसके अलावा है ना, ठीक है ना, कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कर्नाटक के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से हैं देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क, आप ऐसा समझिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। चलिए नागरहोल नेशनल पार्क, आप ऐसा समझे, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है ना। और बनेरहट्टा, और एक है बनेरहट्टा,
हट्टा नेशनल पार्क, ये 5 के 5 जो नेशनल पार्क हैं आप ऐसा समझिए ये कर्नाटक में है, जो कि मतलब कर्नाटक के टूरिज्म में 4 चांद लगाते हैं। चलिए कुछ यहाँ पर बॉटेनिकल गार्डन भी है, देखते हैं। लाल बाग, लाल बाग का राजा ये नहीं है, ये लाल बाग एक बॉटेनिकल गार्डन है जो कि बेंगलोर में है। यहाँ लाल बाग वाला राजा वाली बात नहीं है, गणेश जी वाला बेंगलोर में है, ठीक है ना। और मैसूर चिड़ियाघर ये बॉटेनिकल गार्डन का भी काम करता है। मैसूर चिड़ियाघर ये जो 2 हैं वो कर्नाटक में क्या है, ये बॉटेनिकल गार्डन है, ये बॉटेनिकल गार्डन है। लाल बाग जो है वो कर्नाटक बेंगलोर में है, और फिर एक मैसूर चिड़ियाघर है, ये बॉटेनिकल गार्डन का भी काम करते हैं, और ये घूमने के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो गुजरात होगा। हमारा अगला स्टेट गुजरात है। कैपिटल इसका क्या है, कैपिटल इसका है गांधीनगर, इसका जो कैपिटल है गांधीनगर। चलिए देखते हैं। देखिए गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहले बात समझ लिया जाए। सर्वाधिक लंबा तटरेखा किस राज्य का है, तटरेखा है वो गुजरात का है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का है, 1600 किलोमीटर का इसका तटरेखा है, आप ऐसा समझे 1600 किलोमीटर का इसका तटरेखा है, माना देश का ये सबसे लंबा तटरेखा वाला स्टेट है। देखिए विश्व की जो सबसे पहली, आप ऐसा समझिए कि फोटोवोल्टिक जो परियोजना है वो गुजरात में स्थापित की गई है। बिजली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना। विश्व की सबसे पहली फोटोवोल्टिक परियोजना, ठीक है ना, गुजरात में शुरू की गई, गुजरात में शुरू की गई, आप ऐसा समझिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, गुजरात के से संबंधित और बात है ना, क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, से संबंधित है ना। गुजरात पहला स्टेट है, गुजरात पहला स्टेट है जिसने कि इससे संबंधित कोई विभाग, कोई सरकार में कोई विभाग का गठन किया गया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित गुजरात पहला स्टेट है जिसने एक अलग विभाग गठित किया है, एक अलग विभाग गठित किया है। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के फेवर में, ठीक है ना, कि क्लाइमेट चेंज नाम के चीज को लेकर के है ना गुजरात सरकार ने एक अलग विभाग बना दिया है वहां पर। आज गुजरात की ये स्थिति है कि आज गुजरात जो है ना सोलर पॉलिसी, सौर नीति, ठीक है ना, सौर नीति बनाने वाला पहला स्टेट। सौर नीति अंग्रेजी में कहें तो सोलर पॉलिसी है ना बनाने वाला पहला स्टेट कौन है, तो ये है गुजरात, ठीक है ना। आज गुजरात जो है ना वो देश का सौर राजधानी बन गया है, देश का सौर राजधानी बन गया है, आप ऐसे समझिए, देश का सौर राजधानी आज गुजरात बन गया है। गुजरात में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है सोलर एनर्जी को लेकर के। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज गुजरात देखिए कपास, ठीक है ना, तंबाकू और मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पा लिया, फर्स्ट पोजीशन है गुजरात का, इनके उत्पादन में गुजरात का पहला पोजीशन है। गुजरात में और कुछ बातें हैं, देखिए गुजरात में कृषि से संबंधित, ठीक है ना, कृषि महोत्सव मनाया जाता है जो कि बहुत पॉपुलर है। कृषि महोत्सव काफी लोकप्रिय है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बातें देखिए, और आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि दुनिया का सबसे ऊंची जो स्टैचू है, ठीक है ना, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वो गुजरात में ही है, ठीक है ना। दुनिया की, जब दुनिया की बात और में भारत का अगर नाम उसमें शामिल हो जाए तो समझिए कि वो सब सवाल आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू कौन सा स्टैचू है, सरदार पटेल का है
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो कहां पर है? तो वो गुजरात में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें गुजरात के फेवर में है। चलिए अब हम कुछ गुजरात के त्योहारों को देखते हैं जो कि खासतौर पर गुजरात के इन लोग उसको मनाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ प्रमुख गुजराती त्योहारों को देखा जाए, कौन कौन है भाई जो गुजरात में ही मुख्य रूप से मनाया जाता है? तरनेतर मेला, तरनेतर मेला ये सब वार्षिक बना त्योहार है। इसके बाद माधवराय मेला, माधवराय मेला। आगे बढ़ते हैं, अंबाजी मेला, और इसके बाद है डांगी दरबार, ठीक है ना। ये गुजरात के मतलब यहाँ लोकल फेस्टिवल हैं जो कि गुजरात के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। चलिए कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को देखा जाए, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं जो कि गुजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहां पर है राज्य में, ठीक है ना, सॉरी, राज्य में, ठीक है ना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, एक अभियान शुरू किया गया है और अभियान का नाम है गुजरात की खुशबू, गुजरात की खुशबू नामक अभियान शुरू किया गया है। चलिए हम बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए गुजरात में कुछ घूमने वाली जगह क्या क्या है, कौन कौन सी जगह है, तो चलिए पावागढ़ की पहाड़ी, पावागढ़ की पहाड़ी, रानी का वाव, रानी की वाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर, गुजरात की बात हो और सोमनाथ मंदिर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है नहीं, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। सूर्य मंदिर मोढेरा, सूर्य मंदिर मोढेरा में है ये, सूर्य मंदिर बहुत फेमस, बहुत पुराना अति फेमस। चलिए गिर प्रपात, जंगल भी इसी नाम से है। चंपानेर, ऐसा है चंपानेर पुरातत्व, ठीक है ना, चंपानेर पुरातत्व जो पार्क है, तो इसको तो यूनेस्को के, ये तो यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल है, ठीक है ना। चंपानेर, रानी का वाव, ठीक है ना, इसका संबंध यूनेस्को से भी है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये जो दो है ना इनका संबंध यूनेस्को से भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे हैं। साबरमती आश्रम, चलिए साबरमती आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर गुजरात में आप ऐसा समझिए कि पर्यटन के लिए काफी और काफी जगह है। धौलावीरा जो हड़प्पा संस्कृति से जो रिलेटेड हैं वो भी अभी धौलावीरा के जो आप ऐसे समझिए कि जो रिमेन्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं और घूमने की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और देखते हैं। विल्सन की पहाड़ी, विल्सन पहाड़ी कहाँ पर है? सीधे गुजरात में विल्सन पहाड़ी, ठीक है ना। पावागढ़ की पहाड़ी तो ये हो चुका है। चलिए तो ये द्वारिकाधीश मंदिर एक नेक्स्ट मंदिर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारिकाधीश मंदिर। चलिए कुछ नेशनल पार्क हैं गुजरात में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गिर नेशनल पार्क, आगे बढ़ते हैं। वंसदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे नेशनल पार्क आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक, ठीक है ना, ब्लैक बक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिन, मैरिन नेशनल पार्क, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाल सरोवर, नाल सरोवर, ठीक है ना, पक्षी अभयारण्य,
पक्षी अभयारण्य। ये नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ एशियाई शेर के लिए फेमस है। गिर के जो जंगल है ना, एशियाई शेर के लिए तो वर्ल्ड फेमस है। चलिए, कच्छ के रण, कच्छ के रण, कच्छ के रण, रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना, एशियाई गधों के लिए फेमस है। मतलब गुजरात में शेर भी हैं तो गुजरात में गधे भी हैं। एशियाई गधों के लिए, उसको जंगली गधा कहिए, सॉरी एशियाई गधा नहीं है ना, ये जंगली गधों के लिए, जंगली गधों के लिए फेमस जगह है। चलिए, तो बच्चों आज का बात हमारा यहीं तक रहा। आज हम लोगों ने गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, ठीक है ना, सिक्किम और त्रिपुरा, 5 राज्यों के बारे में आज हम लोगों ने जानकारी लिया। ये जानकारी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जीएस आते हैं, वो किसी लेवल का जीएस हो, वो ग्रेजुएट लेवल हो, वो यूपीएससी हो, वो किसी स्टेट कमीशन हो, ये ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल जानकारी है, ठीक है ना। ये सब जानकारी हम किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं रख सकते हैं, ये एक सामान्य ज्ञान के तौर पर जानकारी है, ठीक है। बाकी जो स्टेट हैं हम उनकी जानकारी हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे आपके समक्ष। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज की बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।